टॉपिक है ऐसे 701 कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर्स इन एन इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब इस ऐसे के नाम से ही पता चलता है कि इस ऐसे का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑडिटर को डिटरमाइन करना है की ऑडिट मैटर्स और उसे कम्युनिकेट करना है अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में। अब ये तो इसका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब जब 701 आने वाला था तो लोग ये सोच के खुश हो रहे थे कि उनको जो डिस्क्लोजर देना है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंपनीज एक्ट के हिसाब से, वो उन्हें नहीं देना पड़ेगा। अभी मैनेजमेंट लोग ये सोच के बहुत सुकून से बैठे हुए थे कि हमारा डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। ऑडिटर कम्युनिकेट करेगा की ऑडिट मैटर तो हमें कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमारे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत सारे डिस्क्लोजर देने के लिए बोलता है, कंपनी से बहुत सारे डिस्क्लोजर देने के लिए बोलता है, तो वो सब उनको नहीं देना पड़ेगा। तो इस ऐसे ने स्पेसिफिकली एक्सक्लूड किया हुआ है ये सब चीजों को कि ये कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है मैनेजमेंट के डिस्क्लोजर के लिए। ये ऑडिटर का की ऑडिट मैटर है और ऑडिटर डिस्क्लोज करेगा। मैनेजमेंट को जो करना है वैसे का वैसा ही करेंगे। Material uncertainty exists. Outgoing concern. If we report in key audit matter. जी नहीं सर, आपको गोइंग कंसर्न अगर इफेक्ट हो रहा है तो उसको डिस्क्लोज करना ही पड़ेगा 570 के हिसाब से। अगर कोई मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्टेंस में है तो उसको आपको 570 के हिसाब से डील करना पड़ेगा कि एंटिटी गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर पाएगा फ्यूचर में, तो उसको आपको 570 के हिसाब से डील करना पड़ेगा। ये उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, ये भी उसमें स्पेसिफिकली लिखा हुआ है। सर अगर की ऑडिट मैटर में डाल दिया तो उसे क्वालिफाई करना जरूरी तो नहीं है ना? नहीं सर, आपने की ऑडिट मैटर डिस्क्लोज कर दिया इसका मतलब ये नहीं है कि आपको ऑडिट ओपिनियन देना ही नहीं पड़ेगा। आपको क्वालिफिकेशन जहां पे है वहां पे क्वालिफिकेशन देना ही पड़ेगा। एडवर्स ओपिनियन है वहां एडवर्स ओपिनियन भी देना पड़ेगा। की ऑडिट मैटर डिफरेंट चीज है, ऑडिट ओपिनियन डिफरेंट चीज है। सर ये उसका भी सब्स्टिट्यूट नहीं है। व्हाट इज की ऑडिट मैटर एक्चुअली? ये है क्या? बता रहा हूं सर, बता रहा हूं। की ऑडिट मैटर एक्चुअली ये जानना हमें जरूरी है की ऑडिट मैटर होता क्या है। की ऑडिट मैटर जो कम्युनिकेशन हमने की है अपने गवर्नेंस वाले लोग, जो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं ना गवर्नेंस, दोस्त चार्ज गवर्नेंस को, उनमें से कुछ स्पेसिफिक एलिमेंट्स उठाना है जो हमें लगता है कि ये सिग्निफिकेंट है। किसको लगता है? ऑडिटर को, कि ये ऑडिटर के जजमेंट में सिग्निफिकेंट है। ऑडिटर के प्रोफेशनल जजमेंट में ये मैटर्स बहुत सिग्निफिकेंट है, तो ये उनमें से उठाना है। जो मैटर्स कम्युनिकेट करते हैं दोस्त चार्ज गवर्नेंस को, उनमें से उठा के हमें अपने ऑडिट रिपोर्ट में डालना है। ये की ऑडिट मैटर बोले जाएंगे ये सब। तो की ऑडिट मैटर एक्चुअली होता क्या है? जो ऑडिटर के जजमेंट में कोई सिग्निफिकेंट आइटम लगे उसको, कहां से? जो कम्युनिकेशन किए गए हैं दोस्त चार्ज गवर्नेंस में से। ठीक है सर, फिर तो हर की ऑडिट मैटर पर ओपिनियन देना पड़ेगा? नहीं सर, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर आइटम के ऊपर सेपरेट ओपिनियन देना पड़ेगा। हर आइटम को सेपरेटली क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफिकेशन करना पड़ेगा। वो की ऑडिट मैटर सेपरेट एलिमेंट आपको डिस्क्लोज करना है, न कि उसके ऊपर ओपिनियन देना है। तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हर आइटम के ऊपर ओपिनियन देना हो। ये भी उसके एक्सक्लूजन्स में ऑलरेडी रिपोर्टेड है। तो फिर हमारा की ऑडिट मैटर ये चारों चीज को एक्सक्लूड करते हैं। क्या क्या? मैनेजमेंट का डिस्क्लोजर का सब्स्टिट्यूट नहीं है जो एप्लीकेबल एफआरएफ के हिसाब से। फिर 570 को भी सब्स्टिट्यूट नहीं करता है, ये उसके हिसाब से डील करना पड़ेगा अगर गोइंग कंसर्न के ऊपर डाउट है एंटिटी के कंटिन्यू होने पे। फिर आपका ऑडिट ओपिनियन का भी सब्स्टिट्यूट नहीं है ये। ऑडिट ओपिनियन आपका जीरो के त्यों रहेगा, और ना ही इसका मतलब ये है कि आपको हर
चीज के ऊपर सेपरेट ओपिनियन देना पड़ेगा। अब हमने ये देखा कि हमें डिटरमाइन करना है की ऑडिट मेथड जो कम्युनिकेशन करते हैं दो स्टाइल गवर्नेंस को, उनमें से। लेकिन 260 के हिसाब से बहुत सारे कम्युनिकेशन होते हैं उनको दो स्टाइल गवर्नेंस को, तो उनमें से कौन से मैटर को सेलेक्ट किया जाएगा उसके ऊपर क्या कोई गाइडेंस नोट है? तो उसके ऊपर गाइडेंस नोट की जरूरत नहीं है, ऐसे खुद ही बताता है कि ऐसे आइटम्स जिनमें सिग्निफिकेंट रिस्क है वो आइटम को की ऑडिट मैटर्स बोले जाएगा। 315 आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि ऑडिटर को सिग्निफिकेंट रिस्क वाले आइटम्स को आइडेंटिफाई करना है और उसे कम्युनिकेट करना है दो सर्विस गवर्नेंस को। तो वो जो कम्युनिकेशन की गई है सिग्निफिकेंट आइटम्स की, वो की ऑडिट मैटर्स मानी जाएगी और उसे ऑडिटर को दिखाना पड़ेगा ऑडिट रिपोर्ट में। फिर जो एरियाज ऐसे हैं जिनमें ऑडिटर को जजमेंट करना पड़ा। जनरली ऑडिटर लोग क्या होते हैं, इनको लगता है कि हमें सब कुछ पता है कंपनी के बारे में, ऑडिट के बारे में, लेकिन कभी कोई ऐसा सिचुएशन आ जाए जिसपे ऑडिटर का जो ये मान्यता है कि हमें सब कुछ पता है ये खत्म हो जाए, मतलब उसको भी जजमेंट लगाना पड़े कि भाई ये ऐसा हो सकता है। ऐसा कब सिचुएशन होगा? जब कोई न्यू टर्मिनोलॉजी, न्यू टाइप का सिचुएशन आ जाए, नया मैन्युफैक्चरिंग आइटम, कोई इन्वेंशन वाला टाइप का, या कोई ऐसा आइटम जो उसने कभी देखा ही ना हो, तो उसमें उसको जजमेंट लगाना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स बड़ा आइटम होगा जहां पे ऑडिटर को जजमेंट लगाना पड़ा, तो फिर उसको उसमें की ऑडिट मैटर में दिखाना पड़ेगा। फिर ऐसा एरिया जिसमें उसको सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हुआ ऑडिट करने में, उसको ऑडिट करने में बहुत मुश्किल पड़ा क्योंकि वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आइटम था। उसको जैसे एक्चुअल वैल्यूएशन, तो उसमें उसको चेकिंग करने में, उसके जो सोर्स डेटा उसको चेक करने में बहुत मुश्किल पड़ता है। तो वो एक सिग्निफिकेंट आइटम हो जाएगा और की ऑडिट मैटर माना जाएगा। फिर उसको ऑडिट करने में तो ज्यादा मुश्किल नहीं पड़ा, लेकिन उससे रिलेटेड ऑडिट एविडेंस, सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस हासिल करने में बहुत मुश्किल पड़ा क्योंकि मैनेजमेंट कुछ तो झोल कर रही थी, ऐसा उसको लगा, या तो मैनेजमेंट छुपा रही है, ऑडिट एविडेंस दे नहीं रही है, उसको बाहर से एक्सटर्नल सोर्सेज से लेना पड़ रहा था। तो वो एरिया है जिसमें ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी हुई ऑडिट एविडेंस हासिल करने में, वो एरिया को भी की ऑडिट मैटर बोला जाएगा। की ऑडिट मैटर में वो भी आ जाएगा सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑडिट प्रोसीजर और सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इन दोनों में उसको, इन दोनों एरियाज में उसको चेक करना पड़ेगा कि ये सिग्निफिकेंट है और इसको की ऑडिट मैटर में डालना पड़ेगा। ये चार है। अब सबसे इजी चीज डेफिशिएंसीज होता है इंटरनल कंट्रोल में काफी एंटिटी में। तो जो इंटरनल कंट्रोल में डेफिशिएंसीज आइडेंटिफाई हुए हैं वो तो सिग्निफिकेंट आइटम है ही भाई, इंटरनल कंट्रोल में प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको भी की ऑडिट मैटर में डिस्क्लोज करेगा ही। फिर आया ऐसा आइटम जो इतना बड़ा है कि ऑडिटर को अपना प्लान अप्रोच है ना, एनटीई, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट, उसमें उसको चेंज करना पड़ा। मतलब अपना प्लान अप्रोच ही उसको चेंज करना पड़ा, कुछ ऐसा बड़ा आइटम मिल गया उसको। तो ऐसा एरिया, ऐसा आइटम जिसके वजह से उसको प्लान अप्रोच चेंज करना पड़ा, वो भी आ जाएगा सिग्निफिकेंट आइटम और उसको की ऑडिट मैटर माना जाएगा। तो ये 6 चीज हो गए। कौन से? पहला था रिस्क वाला 315, फिर ऑडिटर का प्रोफेशनल जजमेंट करना पड़ा, फिर आया सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑडिट प्रोसीजर, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टीज इन ऑब्टेनिंग सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, और लास्ट में डेफिशिएंसीज इंटरनल कंट्रोल में। और इन पांचों के अलावा कोई बड़ा चीज जिसमें ऑडिटर को अपना प्लान अप्रोच ही चेंज करना पड़ा। तो ये डिटरमाइन करने के लिए, की ऑडिट मैटर डिटरमाइन करने के लिए ये 6 चीज
ऑडिटर को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब हमने डिटरमाइन तो कर लिया की ऑडिट मैटर्स, अब इसे रिपोर्ट कैसे करना है, अपने इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट में कैसे कम्युनिकेट करना है। इसके लिए हमें पहले 4 चीजें बतानी पड़ेगी रिपोर्ट में। की ऑडिट मैटर कम्युनिकेट करने से पहले 4 चीजें ऑडिट रिपोर्ट में बतानी पड़ेगी। पहले तो उसका डेफिनेशन, की ऑडिट मैटर होता क्या, फिर सेलेक्ट कहां से किया, तीसरा उस पर प्रोसीजर कैसे अप्लाई किया, और चौथा ये की ऑडिट मैटर के लिए हमने ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया है। ये 4 चीजें बतानी पड़ेगी। पहला तो डेफिनेशन हो गया कि की ऑडिट मैटर्स होते क्या हैं, जो मैटर्स ऑडिटर के जजमेंट में सिग्निफिकेंट थे ऑडिट के दौरान वो, और सेलेक्ट कहां से किया, फ्रॉम द कम्युनिकेशन मेड विद दोज चार्ज विद गवर्नेंस। लेकिन उसमें एक डिस्क्लेमर देना पड़ेगा कि सारे मैटर्स जो कम्युनिकेट किए गए हैं वो सारे मैटर्स को हमने की ऑडिट मैटर में नहीं डिस्क्राइब किया हुआ है, क्योंकि सारे हो भी नहीं सकते ना की ऑडिट मैटर्स, बहुत सारे होते हैं कम्युनिकेशन। तो फिर तीसरा, जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया है इस पे, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर जो ऑडिट प्रोसीजर अप्लाई किया है उससे रिलेटेड ही है। इसके ऊपर कोई इन डेप्थ प्रोसीजर अप्लाई नहीं किया है, उसी के कॉन्टेक्स्ट में किया है। जैसे हर आइटम के ऊपर अप्लाई किया है वैसे किसके ऊपर भी अप्लाई किया है। फिर ऑडिट ओपिनियन मॉडिफाई नहीं किया इस आइटम के ऊपर, हर आइटम के ऊपर जो की ऑडिट मैटर है उस हर आइटम के ऊपर हमने अलग से कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं दिया है। ये चारों चीजें देनी पड़ेगी, इसमें से ज्यादातर तो डिस्क्लेमर ही है। अब उसको कैसे हम डिस्क्राइब करेंगे, हर चीज को एक सेपरेट सब हेडिंग देंगे हर आइटम को। जैसे डेफिशिएंसीज इन इंटरनल कंट्रोल है, उसको सब हेडिंग दे देंगे और उसके अंदर उसका डिस्क्रिप्शन लिख के हम 2 चीजें और बताएंगे कि ये सिग्निफिकेंट क्यों है, ऑडिटर को सिग्निफिकेंट क्यों लगा वो, और इसका जो इम्पैक्ट है वो ऑडिट पे पड़ेगा, उस बारे में लिखना पड़ेगा। इसका इम्पैक्ट ऑडिट के ऊपर ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है ऑडिट के ऊपर तो वो उसको बताना पड़ेगा। पहले 4 डिस्क्लेमर, फिर सब हेडिंग, उसके बाद से उसके बारे में, आइटम के बारे में डिस्क्रिप्शन दे दिया, और उसके बारे में 2 चीजें और बतानी पड़ेगी, ये सिग्निफिकेंट क्यों है और उसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा। ये हर आइटम के ऊपर ये 3 चीज, डिस्क्रिप्शन, उसका इम्पैक्ट और सिग्निफिकेंट क्यों, ये तीनों चीज हर आइटम के लिए रिपीट करना पड़ेगा। अब कोई ऐसे मैटर्स हैं जो ऑलरेडी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उन लोगों ने डिस्क्लोज कर दिया, तो उसका रेफरेंस भी देना पड़ेगा। जैसे कोई केस फॉलो नहीं किया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, तो उन्होंने, मैनेजमेंट ने ऑलरेडी उसको डिस्क्लोज किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो हमें उसको रेफरेंस देना पड़ेगा अपने की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करके, अगर वो की ऑडिट मैटर है तो। जनरली केस फॉलो नहीं किया तो की ऑडिट मैटर होगा ही, तो वो अपने की ऑडिट मैटर में इंक्लूड करके और उधर से रेफरेंस देना पड़ेगा। और अब डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे, अभी वहां का जो डिस्क्रिप्शन है वही अपने ऑडिट रिपोर्ट में सेम टू सेम कॉपी नहीं कर सकते हैं, ये हमारे पर्सपेक्टिव से होना चाहिए। जैसा उन लोगों ने लिख दिया है कि भाई इसका कुछ इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉलो नहीं किया, मान लो सेगमेंट रिपोर्टिंग फॉलो नहीं किया क्योंकि उनको लगता है कि एप्लीकेबल नहीं है या कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे, लेकिन हमें लगता है कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क पड़ेगा। रिपोर्ट कैसे करना है ये तो हमने देख लिया, लेकिन रिपोर्ट करने से पहले हमें आगाह करना पड़ेगा दोस्त चार्ज गवर्नेंस को। सारे की ऑडिट मैटर्स का एक लिस्ट बना के हमें उनको बताना पड़ेगा, और ये सारे लिस्ट को, सारे की ऑडिट मैटर के लिस्ट को हमें डॉक्यूमेंट भी करना पड़ेगा। ये दोनों चीजें इस ऐसे ने बताई हुई है। 260 में वैसे ही बहुत सारी चीजें कम्युनिकेट करनी पड़ती है दोस्त चार्ज गवर्नेंस को, 230 में बहुत सारी चीजें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती है। फिर ये क्यों छोड़े हुए,
ये भी डॉक्यूमेंट और कम्युनिकेट कर लो। अब कोई ऑडिटर्स कैसे होते हैं, अपना जान बचाने के लिए बोलेंगे कि भाई हमें कोई की ऑडिट मैटर मिला ही नहीं, हमें कोई सिग्निफिकेंट आइटम लगा ही नहीं, तो उस चीज का भी इस ऐसे ने इलाज निकाला हुआ है। जब आपको ऐसा लगता है कि कोई आइटम सिग्निफिकेंट है ही नहीं पूरे ऑडिट रिपोर्ट में, पूरे कम्युनिकेशंस में से, तो उस केस में आपको 4 चीजें करनी पड़ेगी। पहले सबसे इजी वाला देखते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कंपलसरी था लिस्ट ऑफ की ऑडिट मैटर का, तो आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा कि हमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला। दूसरा, कम्युनिकेट करना था दोष चार्ज विद गवर्नेंस को अलग से की ऑडिट मैटर का लिस्ट बना के कम्युनिकेट करना पड़ता था। अब आपको कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला तो उनको बता दो कि भाई हमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला। ऑडिट रिपोर्ट में हमें की ऑडिट मैटर डिस्क्लोज करना पड़ता था। अब आप ये दिखाओ कि हमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला, पहले डिफाइन करना ही पड़ता है की ऑडिट मैटर होता क्या है, जो सिग्निफिकेंट है आइटम्स, और उसके नीचे आप लिख दो कि हमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला। चौथा, आपको जो पीयर रिव्यू है उससे डिस्कस करना पड़ेगा कि हमें कोई की ऑडिट मैटर नहीं मिला, तो वो एक्सपीरियंस बंदा होगा, तो आपको हो सकता है कि कोई की ऑडिट मैटर बता दे या आपको हेल्प कर दे की ऑडिट मैटर फाइंड करने में, सिग्निफिकेंट आइटम्स फाइंड करने में, क्योंकि वो एक्सपीरियंस बंदा है। वो जनरली लिस्टेड कंपनीज वगैरह को अपॉइंट होते हैं पीयर रिव्यूअर, तो उन लोग काफी एक्सपीरियंस वाले होते हैं, वो आपको हेल्प कर देगा। अब ये सब चीज करने में ऑडिटर डरेगा। इतना सब झंझटमारी करने से पहले मैं थोड़ा अच्छे से ध्यान से देख लूं कि भाई की ऑडिट मैटर कोई मिल जाए, मुझे कोई सिग्निफिकेंट आइटम नजर आ जाए, तो थोड़े बहुत तो ढूंढ ही देगा। तो अगर ऑडिटर को नहीं लगता है कि की ऑडिट मैटर है बैलेंस शीट में, तो उसे ये 4 चीजें करनी पड़ेगी। तो ये 4 चीज करने से पहले वो ध्यान देगा कि की ऑडिट मैटर मुझे मिल जाए, ठीक है। तो ये उसका इलाज है, कामचोरी का इलाज है। अब एक चीज छूट गई, ये ऐसे अप्लाई किस पे होता है? ये बोलता है मैं 3 चीज पे अप्लाई करता हूं, कंप्लीट सेट ऑफ जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ लिस्टेड एंटिटी, मतलब जो एंटिटी है वो लिस्टेड एंटिटी होनी चाहिए। फिर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो शेड्यूल 6 के हिसाब से बनने वाले जनरल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट होने चाहिए, कोई स्पेशल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जो 800 के सीरीज में आता है कि कोई स्पेसिफिक सिंगल पर्पस फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया, टी फॉर्मेट बैलेंस शीट जो गवर्नमेंट एंटिटी ने मांगा है, तो उस पर ही अप्लाई नहीं होगा। फिर कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट होनी चाहिए, इंटरिम रिपोर्ट नहीं होना चाहिए। जो इंटरिम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनते हैं क्वार्टरली या हाफ ईयरली, तो कंप्लीट सेट नहीं होते, तो उस पर भी अप्लाई नहीं होगा। फिर अगर ऑडिटर खुद ही जानबूझ के अप्लाई करता है की ऑडिट मैटर और उसको सेलेक्ट करके ऑडिट रिपोर्ट में दिखाना चाहता है, तो उसको ये सारे प्रोसीजर जो इस एसए ने बताए हैं वो उसको फॉलो करने पड़ेंगे। इनडायरेक्टली वो उस पर भी अप्लाई हो जाएगा। अब जिस पे ऐसे अप्लाई होता है उसके बारे में ये क्या बताता है, उसके बारे में वो बताता है कि कैसे अप्लाई करना है और फॉर्म एंड कंटेंट। फॉर्म एंड कंटेंट बताया उसने, कैसे रिपोर्ट करना है वो बताया, उसके अंदर क्या क्या रहेंगे वो बताया उसने, डिस्क्रिप्शन वगैरह। इसके स्कोप में 2 चीज और दी गई थी। ये ऐसे एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो सिग्निफिकेंट आइटम्स है उसके बारे में। ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट आइटम्स चूज किया है और
ऑडिटर रिपोर्ट कर रहा है कीवर्ड मैटर्स, उसको डिस्क्राइब कर रहा है, तो वो एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, ताकि जो यूजर्स हैं वो मैनेजमेंट को फर्दर डिस्कशन में एंगेज कर सकें। वो उन लोगों से बातचीत करने में हेल्प करेगा उनको, जो सिग्निफिकेंट आइटम्स है उसके बारे में। तो ये इस ऐसे का फायदा है। अब हमने जो एप्लीकेबिलिटी पढ़ा था कि ये सब्स्टिट्यूट नहीं हो चार चीजों का, उसके लिए इसमें एक सेपरेट सेक्शन अलग से दिया हुआ है कि जो मटेरियल अनसर्टेनिटी है गोइंग कंसर्न से रिलेटेड, कोई क्वालिफिकेशन है या एडवर्स ओपिनियन है, तो उस केस में वो की ऑडिट मैटर तो होगा नहीं अनडाउटफुली, लेकिन उसे की ऑडिट मैटर में ऑडिटर को इंक्लूड नहीं करना है, उसको सेपरेटली उस एसे के हिसाब से करना है जो ऐसे अप्लाई होता है। जैसे मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन 705 करना है, 570 के हिसाब से गोइंग कंसर्न करना है, और की ऑडिट मैटर में करना क्या है? फिर की ऑडिट मैटर में जो डिस्क्रिप्शन हम लोग देते हैं उसमें डिस्क्रिप्शन लिख के की ऑडिट मैटर ये है और ऐसे ऐसे सेलेक्ट किया गया है, और उधर एक रेफरेंस दे देना है बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन ऑफ ओपिनियन, या फिर गोइंग कंसर्न का जो क्वालिफिकेशन है उसके लिए उसको एक रेफरेंस दे देना है कि भाई इस मैटर में हमने क्वालिफाइड किया हुआ है, आप उधर जाके देखो। ये सेपरेटली दिया हुआ है इस ऐसे में कैसे रिपोर्ट करना है उस आइटम जहां पे ये अप्लाई नहीं होता है। अब इस एसे से रिलेटेड 2-3 अमेंडमेंट्स भी है। 570 बोलता है कि जब गोइंग कंसर्न अफेक्ट हो रहा है या डाउटफुल है तो डेफिनेटली की ऑडिट मैटर है, लेकिन वो 701 के हिसाब से डील नहीं होगा, वो 570 के हिसाब से डील होगा। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अभी 700 बोलता है कि की ऑडिट मैटर इंक्लूड किया जा सकता है ऑडिट रिपोर्ट में, प्रोवाइडेड कोई लॉ उसको रोकता नहीं डिस्क्लोज करने से। अभी कोई कंपनी है, समझ लो गवर्नमेंट कंपनी है, डिफेंस कंपनी, उसने बहुत सारा एटम बम से रिलेटेड चीज खरीदा है, बहुत ज्यादा खर्चा किया है, तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है, तो डेफिनेटली उसकी ऑडिट मैटर है। लेकिन अगर वो उसको डिस्क्लोज कर देगा तो सोचो सारी चीजें बाहर की कंट्रीज को पता चल जाएगी। ऐसे ही रिलेटेड चीजें भी हो सकती है, कॉम्पिटिटर्स को कुछ पता चल सकता है। तो जब तक कि कोई चीज पब्लिक में अनाउंस करने से कुछ नुकसान होता है तब ऑडिटर उसको की ऑडिट मैटर में इंक्लूड नहीं करेगा, नहीं तो कर सकता है। ये ऐसे 700 बोलता है। फिर 705 बोलता है क्वालिफिकेशन और एडवर्स ओपिनियन के हिसाब से तो ठीक है, की ऑडिट मैटर्स इंक्लूड कर सकता है ऑडिटर अलग से, लेकिन जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे रहा है भाई, तो उसको कुछ मालूम ही नहीं पड़ रहा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, तब वो की ऑडिट मैटर के बारे में कैसे पता लगाएगा? तो की ऑडिट मैटर के ऊपर कमेंट कैसे दे सकता है? तो उस केस में वो की ऑडिट मैटर के ऊपर भी कमेंट नहीं करेगा, की ऑडिट मैटर इंक्लूड ही नहीं करेगा। ये 705 होता है। क्वालिफिकेशन और एडवर्स ओपिनियन केस में की ऑडिट मैटर दे सकता है, लेकिन जब डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर, तो वो की ऑडिट मैटर इंक्लूड नहीं करेगा। 706 पहले अप्लाई कैसे होता था? एम्फेसिस ऑफ मैटर में कुछ पॉइंट ऑडिटर डाल सकता है जो कि इंपॉर्टेंट है यूजर्स के लिए, किसी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन अगर ऑडिटर को लगता है कि यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए ये इंपॉर्टेंट मैटर है, तो वो अलग से एम्फेसिस ऑफ मैटर में डाल के अपना पॉइंट ऑफ व्यू उस पर देता था, प्रोवाइडेड कि वो उस मैटर से रिलेटेड क्वालिफिकेशन न देता हो। मतलब किसी मैटर को अगर वो क्वालिफाई कर रहा है तो उससे रिलेटेड एम्फेसिस ऑफ मैटर में नहीं डाल सकता। तो उसमें एक और चीज अवॉइड हो गया कि ऑडिटर एम्फेसिस ऑफ मैटर में वो चीजें डाल सकता है जो कि
क्वालिफिकेशन से रिलेटेड ना हो, दूसरा की ऑडिट मेथड में ना हो। मतलब अगर वो की ऑडिट मेथड में पॉइंट डाल रहा है तो उसको एम्फेसिस ऑफ मैटर पैरा में लाने की जरूरत नहीं है। अगर क्वालिफिकेशन करता है तो एम्फेसिस ऑफ मैटर में डालने की जरूरत नहीं थी पहले। तो अब ये दो डिस्क्लेमर्स, दो एक्सेप्शंस आ गए। इसी के साथ हमारा 701 खत्म होता है। थैंक यू सो मच।